वो आएगा आपके पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके लिए आपको दो इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए। किसी भी चीज को आप देखो, आपका हाथ ठंडा है, आपने किसी गर्म चीज को पकड़ने की कोशिश करी तो हीट आपकी बॉडी में ट्रांसफर होने लग जाएगी, उसकी वजह से आपका हाथ भी जल जाता है। डिपेंड करता है कि बहुत सारे स्किन सिस्टम पे प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाती है, उस चीज को आप इस चीज को समझते हो। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग समझने जा रहे हैं इस टॉपिक में थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से देखा जाए तभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी है, आसानी से समझ में आता है। थर्मोडायनामिक्स का हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के हेल्प से हमें पता चलता है कोई चीज़ ठंडी कैसे है, कोई चीज़ गर्म कितनी है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, और हीट का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जाती है। और इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग ये भी समझते हैं कि हम एसी चलाने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमारा रूम ठंडा हो जाता है, हमारी स्किन टच करती है तो हमें ये ठंडा और गर्म फील होता है, ये क्या है एक्चुअल में, कैसे होता है। इस सब चीज़ के लिए हमारे पास एक ब्रांच है थर्मोडायनामिक्स का, जिसमें हम इसके बारे में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और इससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे और अपने रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के इस सेक्शन में कैसे हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहला टर्म आता है इसमें थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहला टर्म आता है इसमें, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। इस थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट में, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स दो पार्ट इसमें आ गए। एक आ गया यहां पर थर्मो, एक पार्ट यहां पर आ गया आपका डायनमो। डायनामिक्स का इसका मतलब होता है हमारे पास कि पावर से मतलब होता है। इसका मतलब पावर, पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम। तो एक चीज आपका यहां पर कनेक्टेड है वर्क, ठीक है, एक वर्ड चीज यहां पर कनेक्टेड है वर्क। दूसरी चीज यहां पर कनेक्टेड आपके पास हीट, जो थर्मो है इसमें हीट कनेक्टेड है। अब इस दोनों सिस्टम के अंदर जब आप बात करते हैं कि भाई यहां से यहां तक जाओ, यहां से यहां तक जाओ, जो ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, जो ट्रांसफर ऑफ हीट टू वर्क मींस जब आप बात करते हो डेल्टा क्यू के साथ, डेल्टा डब्ल्यू के साथ इंटरचेंज, इस पूरी ब्रांच में यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करते हो और वर्क से इसका रिलेटेड है। तो वर्क कैसे होता है, हीट कैसे होता है, इन सब चीज के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। कौन से पैरामीटर्स हैं, किस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, और ये ब्रांच क्या है, इसके बारे में स्टडी करने के लिए। तो जब आप थर्मोडायनामिक्स के इस बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं तो क्या आता है इसके अंदर, थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड ट्रांसफर। ये दोनों बातें आ गई आपके पास, हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटरकन्वेंशन, ठीक है, ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। Thermodynamics is a microscopic science. It deals with the bulk system and does not go into the molecular constituents of matter. मतलब molecular लेवल पे इसको हम डिस्कस नहीं करते, हम लोग करते हैं जो भी ये वर्क और हीट का ट्रांसफर है बड़ी चीज में। जैसे कप ऑफ कॉफी ले लिया आपने और इसको गर्म मिल्क डाल रहे हो या आप ठंडा मिल्क डाल रहे हो, तो कितना हीट उसमें ट्रांसफर हो रही है, इसके साथ कितना वो कूलिंग होगी, कितनी हीटिंग होगी, ये सारी चीजें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। द स्टेट ऑफ ए गैस इन थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेसिफिक बाय माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल सच एट द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास। इन चीजों के साथ डिपेंड करती है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो रिलेशन है उसको हम लोग फंक्शन के फॉर्म में देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पी वी आर, ठीक है, और टी, यहाँ पर पी भी जो वेरिएबल फंक्शन आपके पास गिवन है यहाँ पर इस कंडीशन में, ठीक है, जो आपके पास वेरिएबल फंक्शन यहाँ चीज
ठीक है, ओके। जो यहां पर फंक्शन वेरिएबल आपके पास है P है, V और T, ये, और इसी से आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन आते हैं PV इक्वल टू RT nRT। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब स्टेट ऑफ फंक्शन की आप बात करते हो तो PVT इक्वल टू 0। पूरी थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको मिल गया कि भाई हम डेल्टा हीट को इंटरचेंज कर रहे हैं किसके साथ, वर्क के साथ। ये रिलेशन हम पूरा इस पर समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, जैसे कि एक होता है हमारे पास कि सिस्टम क्या है, ठीक है। सिस्टम हो सकता है आपके पास कि ये ओपन सिस्टम हो, ओपन सिस्टम, ठीक है। या तो सिस्टम हो सकता है कि क्लोज सिस्टम हो, क्लोज सिस्टम, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम हो, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसमें दोनों ही बातें होती हैं कि ओपन सिस्टम है तो यहां पर मैटर भी एंड हीट बोथ ट्रांसफर, दोनों ही ट्रांसफर होंगे। क्लोज सिस्टम में ओनली हीट ट्रांसफर होगा। और जब हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि नाइदर मैटर नॉर हीट, दोनों ही चीज में से कोई भी ट्रांसफर यहां पर नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से इसका बैकग्राउंड देके चलना बेटा, इसी बैकग्राउंड से ही आपको पूरे जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप सॉल्व कर सकते हो। तो सिस्टम इस तरीके का होगा आपके पास, ठीक है। और यहां पर एक दो चीजें और भी होती है। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक एग्जांपल के बेसिस पे बात करते हैं तो कोई अगर रॉकेट, कोई भी इस तरीके से कोई बुलेट आप दे रहे हो और वो जाके किसी एक इस मटेरियल के ऊपर लग रहा है, यहां पे आके लगा है, तो एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स यहां पर स्टार्ट होती है, यहां पे नहीं। यहां पे तो आपका वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टार्क है, फोर्स है, ये सब मैकेनिक्स है। ये पार्ट्स जब इसमें आके अंदर घुसता है यहां पर इस पार्ट्स में, तो यहां इस पार्ट पे हम जब डिस्कस करते हैं तो हम हीट एंड वर्क, कितना वर्क है कितना हीट, वो यहां डिस्कस करते हैं। और इस बॉडी को ही मैकेनिक्स में, इसको मैकेनिक्स में बॉडी कहते हो, लेकिन जैसे ही आप इसको लेके आते हो थर्मोडायनेमिक्स में तो ये आप बॉडी एक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है, पूरा ये सिस्टम बन जाता है, ये सिस्टम है, ठीक है। और इसी सिस्टम के अकॉर्डिंगली जिसको आप यूज कर रहे हो, इसी का सराउंडिंग है, इसी का इन्वर्स है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू इन्वर्स। तो ये आपका सिस्टम है, इसकी जो सराउंडिंग है ये सब मिल के क्या होगा, इन्वर्स बन जाती है। थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में एक बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है और ये सब माइक्रोस्कोपिक है। और सबसे अच्छी बात है ये सब के जो फार्मूले होते हैं वो इंपैरिकल फार्मूला होता है, किसी का इंडिविजुअल प्रूफ नहीं है, बस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होने की वजह से सबको सही मानता हुआ जा रहे हैं। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन सभी सेटिस्फाई करते हुए जा रहे हैं। पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब हम इस बात को डिस्कस करने जाते हैं कि भाई सिस्टम है इस तरीके का, और क्या हो सकता है अगर आपके पास ये जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम ऐसा हो गया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इस सिस्टम के हिसाब से ये सारी चीज चल रही है, ठीक है। अगर हम लोग इस सिस्टम के साथ, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन की बात करते हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, तो आप यही कहते हो पीबी इक्वल टू nRT, यही कहते हो ना। यहां पर जो आपके पास P है वो आपका प्रेशर है, V यहां पर आपके पास क्या वॉल्यूम है, ठीक है, और T यहां पर क्या आपके पास टेम्परेचर। पीवी इक्वल टू nRT से ये आपका इक्वेशन है, इस तरीके से आप यूज करते हो। लेकिन हर एक वेरिएबल में, ठीक है, जो ओपन क्लोज सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर हम कोई और बात करते हैं यहां पर, तो ये भी हम बात यहां पे करते हैं कि ये सिस्टम है कैसा हमारे पास, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर जो आप यहां पर हीट कर रहे हो तो ये कैसा प्रोसेस हो रहा है, यहां पे प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रोसेस भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग बाकी चीजों को भी देख सकते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सबसे पहले कहते हैं वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस। इस आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हुआ कि T यहां पर क्या होगा, एक कांस्टेंट है, एंड डेल्टा T इक्वल टू क्या होगा, 0। किसी भी कांस्टेंट का आप डिफरेंशियल करोगे तो यहां पे कांस्टेंट है। तो जो आपके पास इक्वेशन गिवन है PV इक्वल टू nRT में, ये पूरी वैल्यूज ही कांस्टेंट हो जाएगी, यहां पर पूरी वैल्यूज ही कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, देन आपके पास PV इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें ग्राफ की बात करता हूं तो जैसे आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे यहां पर P और V के साथ, ये ग्राफ कैसा जाएगा, इस तरीके से। ये तो है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, इस प्रोसेस में। लेकिन जैसे ही यहां पे हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रोसेस नंबर 2 की, इसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, V इक्वल टू कांस्टेंट एंड डेल्टा V इक्वल टू 0। जो V कांस्टेंट है वही जाएगा इसमें। अगर हम लोग इस इक्वेशन में बात करते हैं PV इक्वल टू RT में, nRT में, तो आपका क्या होगा, V कांस्टेंट हो गया तो P इज प्रोपोर्शनल टू T चला जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू T। तो यहां पे जो आपके पास ग्राफ आ रहा है P और T के बीच में, वो कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा। ठीक है, P इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन। और इस फंक्शन के साथ अगर हम तीसरी बात करते हैं यहां पर आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस। तो इस आइसोबेरिक प्रोसेस में आपके पास क्या होगा, बार है तो P इक्वल टू कांस्टेंट होगा एंड dP इक्वल टू क्या आएगा, 0। P कांस्टेंट है, dP 0। तो इस PV इक्वल टू nRT में जो आपके पास ग्राफ यहां पे प्लॉट किया जाएगा यहां पर, वो किसके किसके बीच में आएगा। जब आप बात कर रहे हैं कि आपका P कांस्टेंट हो गया तो V इज प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। और इसके हिसाब से आपके पास जो V और T के साथ प्लॉट कर रहे हैं वो इस तरीके से जाएगा। तो ये PT ग्राफ है, ये इस तरीके ग्राफ है, और ये तीसरा ग्राफ है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एक और प्रोसेस की, फोर्थ प्रोसेस की, तो ये प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, इस एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर हम लोग देखें तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये डेल्टा Q इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। हीट ही इसमें कांस्टेंट है। ठीक है तो यहां पर जो रिलेशन आपके पास आएगा वो इस तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस में आता है, P V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और यहां पर जो गामा की वैल्यू है वो Cp अपॉन Cv आती है। अगर हम इस पे ग्राफ की बात करते हैं P और V के बीच में, तो वो भी ऐसे ही आती है, बस इसमें और इसके स्लोप में डिफरेंस आता है। द स्लोप बिटवीन द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस विल बी द चेंज। दोनों अगर एक साथ प्लॉट करोगे तो शेप तो दोनों का एक जैसा दिख रहा है, बट यहां पर P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V के पावर गामा है, और यहां पर P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V है। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों को एक साथ प्लॉट करके देख सकते हो। ठीक है ना। अगर हम दोनों की इस प्रोसेसिंग में हम PV डायग्राम के साथ स्लोप की बात करें, स्लोप की, तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस टू एडियाबेटिक प्रोसेस, इस दोनों प्रोसेस में हमारे पास स्लोप अगर देखना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यही कहेंगे PV के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और स्लोप के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसका रेट ऑफ चेंज के साथ में, तो आप कहोगे P, ठीक है, गामा B के पावर गामा -1
और इंटू डी वी एन प्लस वी के पावर गामा एंड डी पी इक्वल टू। इस दोनों प्रोसेसिंग में आपके पास जो स्लोप होगा वो क्या होगा, डीपी अपन डीबी के साथ देखोगे आप इसमें, ठीक है। तो v के पावर गामा डीपी इक्वल टू माइनस का p गामा v के पावर गामा माइनस 1, ठीक है, इंटू डी वी। इसको मैंने इक्वल की साइड कर दिया, इसको इस साइड छोड़ दिया, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखिए कि मुझे चाहिए डीपी अपान डीवी। मैंने डीवी को डीपी से डिवाइड कर दिया, माइनस का पी गामा, ठीक है, ठीक है ना। पी यहां पर है गामा और वी के पावर गामा माइनस पी एंड दिस वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपके पास आएगा वी के पावर गामा माइनस 1 अपान वी के पावर गामा। ठीक है ना। अब इस यहां पर जो वैल्यूज थी हमारे पास, ये पी बी के पावर गामा यहां पर, और वी के पावर गामा माइनस 1 गामा और गामा के पावर माइनस 1 डीबी, ठीक है। अगर मैं यहां से एक गामा कॉमन कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का पी अपान वी और साथ में गामा, और ये दोनों वैल्यू जो वी के पावर गामा माइनस 1 अपान बी के पावर गामा माइनस 1, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, जो आपने एडियाबेटिक की बात करी है। तो एडियाबेटिक में आपके पास आएगा डीपी अपान डीवी इक्वल टू माइनस का गामा पी अपान वी, यही ना, ये इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम बात करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की हम बात करते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो पी डी वी एन प्लस वी डी पी इक्वल टू, अगर मैं यहां से भी निकालता हूं डी पी अपॉन डी वी इक्वल टू, उधर कर देता हूं इक्वल, माइनस साइन के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे माइनस का पी अपॉन वी आ जाएगा। ये आपके पास है एडियाबेटिक के लिए, और ये है आपके पास आइसोथर्मल के लिए, ठीक कर देता हूं। इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 में अगर हम दोनों का स्लोप देखते हैं, ठीक है बेटा, अगर हम लोग इस दोनों में, जैसा हमने यहां पे स्लोप निकाला है, यहां पे भी हमने स्लोप निकाला है, इस दोनों स्लोप के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूंगा इक्वेशन नंबर 1 के साथ इक्वेशन नंबर 2 को, तो क्या आएगा, माइनस का गामा पी अपन वी माइनस का पी अपन वी। इस दोनों इक्वेशन के साथ देखा जाए तो जो माइनस का पी अपन वी है, इसकी जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी धर्म। ये वैल्यूज आपको मिल जाएगी यहां पर डी पी अपान डी वी, ठीक है, फ्रॉम लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों की इक्वेशन चलना है। एडियाबेटिक इक्वल टू गामा ऑफ डी पी अपान डी वी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडियाबेटिक का स्लोप है वो आपके आइसोथर्मल से ज्यादा है ना ज्यादा। अगर ये ज्यादा नहीं होता तो गामा फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या पड़ती। तो आप कह सकते हो कि जब भी आप इसका स्लोप प्लॉट करोगे यहां पर P और V के साथ, जब आप स्लोप प्लॉट करेंगे यहां पर, तो ये वैल्यूज जो आपके पास आएगी, एक यहां पर आएगी और एक दूसरी वाली भी आएगी इसमें, ठीक है। तो यहां पर जो स्लोप ज्यादा है वो एडियाबेटिक की आएगी, ये एडियाबेटिक की है और ये आइसोथर्मल की है, पीवी डायग्राम में दोनों के साथ। यही चीज जानने के लिए ये आपको स्लोप निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के हिसाब से आपको आगे चलना है, ठीक है। तो आपने अभी ये सीखा कि भाई हमारे पास ये क्या होते हैं, पहले आपने सिस्टम बताया क्या होता है, फिर आपने ये इक्वेशन ली, इस इक्वेशन के हेल्प से आपने बताया कि प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो प्रोसेस आपको मिल गया आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, ये 4 प्रोसेस मिल गया आपके पास, ठीक है। अब उस प्रोसेस से आपने स्लोप निकाला कि स्लोप क्या डिफरेंस है, दोनों का सेम देखने के लिए मिल रहा है, यही चीज। लेकिन एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स में है क्या, आपके पास यही तो है, हीट और वर्क। तो वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज देयर। जब हम वर्क की बात करते हैं तो जो वर्क होगा हमारे पास वो क्या होता है, डेल्टा वर्क इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी,
बाय द डेफिनेशन ये है, वर्क की डेफिनेशन ये है, ठीक है। जो वॉल्यूम चेंज होगा वही तो हमारे पास प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क आएगा। आर करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी इंटू डी वी। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो पीवी डायग्राम से आपको सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी वर्क फॉर द डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। तो वर्क डन फॉर पहला वर्क डन निकालना आपके पास, वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कैसा ग्राफ कैसे आप प्लॉट करेंगे यहां पर? पहले सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये आपका P है और ये आपके पास V है, यही है ना। और आइसोकोरिक में आपका V क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये होता है ना, V कांस्टेंट होता है। तो इस केस में जब आप V की एक कोई पॉइंट वहां पर ले रहे हो, ये पॉइंट है और एक पॉइंट यहां लो, ये वाली वैल्यूज क्या आपके पास है? V के साथ V कांस्टेंट है तो वो सीधा चला जाएगा, ऐसे जाएगा सीधा। और जब मैं वर्क डन की बात करूंगा यहां पर वर्क डन के लिए, तो जो आपके पास वर्क डन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी में, वो क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर 0 है। या अगर आप यहां पे बात करते हैं पार्शियली चेंज के साथ में, तो जो वर्क डन आपके पास आएगा P एंड V2 माइनस का V1, और दोनों ही केस में क्या है? दोनों सेम है, इनिशियल और फाइनल, तो ये केस में आपका 0 है। तो एक्चुअल में आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो इंटीग्रेशन के पार्ट है यहां पर, लेकिन एक्चुअल में ये भी आपका चेंज इन वर्क डन में है। थर्मोडायनेमिक्स में थर्मोडायनेमिक्स तभी तक वैलिड है जब आपका हीट वर्क में चेंज हो, एग्जैक्ट वैल्यू जिसमें नहीं होती वर्क की, चेंज के साथ ही देखना होता है, चेंज के साथ ही निकालना होता है। तो चेंज के साथ हमने देख रहा है P V2 माइनस का V1 इक्वल टू 0, ये रिजल्ट यहां पर आपके पास आ जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं फॉर, ठीक है, यहां पर क्या आपने लिखा? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सभी प्रोसेस के लिए आपको निकालना है, तो आइसोकोरिक के बाद आप लेते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबेरिक में क्या होता है? P कांस्टेंट है। ग्राफ कैसा जाएगा इसका? P और V के साथ, P और V है, तो P कांस्टेंट आपके पास है तो वो ऐसे जाएगा। इनिशियल और फाइनल कोई पॉइंट ले सकते हो आप, ये V1 और ये V2 0 और ये पॉइंट है P। तो जो डेल्टा वर्क डन यहां पर आपके पास आएगा वो क्या होगा? P V2 माइनस का V। तो एक्चुअल में अगर मैं इस एरिया की भी बात करूंगा, इस एरिया की भी, तो एरिया में भी ये आपका V है और मल्टीप्लाई बाई ये P है, यही ना। तो इस एरिया पीवी डायग्राम में जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये भी क्या करेगा? वर्क डन को रिप्रेजेंट कर देगा। जो आप एरिया ले रहे हो यहां पर एरिया, तो एरिया भी आपके पास क्या होगा? ये उसके साथ ले सकता है और इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये एरिया भी आपका रिप्रेजेंट कर देगा। अब आती है बात यहां पर कि इसके साथ तीसरा नंबर, थर्ड नंबर पे आपके पास आएगा तीसरा नंबर, वर्क डन फॉर किसके लिए भाई? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ये आपके पास प्रोसेस है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसके लिए क्या होता है? आइसोथर्मल के लिए T कांस्टेंट है आपके पास, और ये PV इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो P और V के बीच में जो ग्राफ आपके पास आएगा P और V के साथ, वो कैसा आएगा? वो इस तरीके से, ये ना, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। वर्क का रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के साथ है, तो इसीलिए हम लोग हर एक ग्राफ को अब इसके साथ प्लॉट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जो वर्क डन की इंटीग्रेशन आएगी आपके पास P इंटू डी वी, यही है ना, और वॉल्यूम इनिशियल टू फाइनल लो। अब ये जो इक्वेशन आपके पास है P, तो यहां से भी चेंज कर सकते हो, PV इक्वल टू NRT, चेंज कर सकते हो। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी? NRT अपॉन V। क्यों चेंज किया हमने इसको यहाँ पर रखने के लिए? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ऑफ V है और V यहाँ पर छुपा हुआ है, तो रखना ही पड़ेगा वहाँ पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 NRT अपॉन V और इंटू DV,
बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आसानी से आप इसको कर सकते हो कि ये v1 से v2 तक आप इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो v1 और ये v2 है, v1 से v2। ठीक है, इस फंक्शन के साथ ही तो वर्क डन जो यहां पर आना है dv अपॉन v कैसा आएगा बेटा यहां पर? इसी को अगर हम लोग ऐसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास nRT, ये तो कांस्टेंट है, 1 अपान v का इंटीग्रेशन क्या होगा ln ऑफ v, और इसकी लिमिट कितनी रखी जाएगी v1 से v2 तक। तो लिमिट कैसे रखते हो आप? पहले v2 यहाँ रखोगे, माइनस का v1 यहाँ पर रखोगे, यही ना। तो आपके पास जो वर्क डन आ जाएगा nRT ln ऑफ v2 माइनस ln ऑफ v1। ठीक है, nRT ln v2 माइनस का ln v1, और इसी को आप ऐसे कह सकते हो nRT ln ऑफ v2 अपान v1। v2 अपान v1 नहीं है, ln की ये वैल्यू जो आपके पास गिवन है ये v1 अपान v2 है। तो आप वर्क डन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हीट को, और दूसरा आपके पास रूल क्या है कि किस तरीके से आप उसका वर्क करते हो, इस दोनों चीज़ों को समझने के लिए आप पहले प्रोसेस समझ रहे हैं, आप सिस्टम को समझ रहे हैं, आप फिर वर्क डन को समझ रहे हैं, फिर आप हीट को समझेंगे, एंड देन उसके बाद कनेक्टेड टू द एवरीवन द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू अंडरस्टैंड द थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक बात है, लेकिन एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके हिसाब से आपको देखते हुए चलना है। कई बार इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इस ln को, ठीक है, 2.303 और log बेस टू a, तो नेचुरल लॉग को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ वाले पोजीशन की तरफ, चौथा। ठीक है, वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, यहां पे क्या होता है पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो वर्क डन के लिए आप कैसे ग्राफ प्लॉट करोगे? पीवी के साथ ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है आपने, तो वो ऐसे ही आएगा। आपको ये पता चल गया कि दोनों के बीच का स्लोप डिफरेंट होगा, वो मैंने स्लोप सिस्टम भी निकाल के आपको दे दिया है। ठीक है ना, स्लोप का जो सिस्टम है वो भी मैंने आपको दे दिया है कि भाई किस तरीके से आप वहां को प्लॉट कर सकते हो। ओके, एंड देन अब हमारे पास ये बात आती है कि हमारे पास वर्क डन जो निकाल रहे हो इस सब के लिए। ठीक है, ठीक है, ये सब इंडिकेटर डायग्राम है, ये सारे जितने भी हैं सबको इंडिकेटर डायग्राम बोला जाता है ये सब चीज के लिए। तो यहां पर आप जब से पहले इसको डिफाइन करोगे आप यहां पर, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी वी, और यहां पर v1 और यहां पर v2। ठीक है, अब इसकी जगह पर आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो? एज्यूम कर लो पी बी के पावर गामा इज इक्वल टू के, तो इसकी वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएगी? p की जगह पर रखना हमको k अपान v के पावर गामा और इंटू डी वी, और वैल्यू v1 से लेकर सारी कहानी आपके छोटे छोटे जो इंटीग्रेशन का सेक्शन है वहां से जुड़े हुए हैं, सब पार्ट इसके साथ लगे हुए हैं, आप वहीं से इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, अब ये बात आती है यहां पर के को बाहर करूंगा मैं, और इंटीग्रेशन ऑफ v1 से v2 तक जाएंगे, और यहां पर हम यही कहेंगे कि जो dv है वो v के पावर गामा है। ठीक है, कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा इसको? के इंटीग्रेशन ऑफ v के पावर माइनस का गामा इंटू डी, और ये है v1 से लेकर v2 तक। कर दें इंटीग्रेशन के v के पावर माइनस गामा प्लस 1 अपान माइनस गामा प्लस 1, और v1 से लेकर v2 तक। सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई इसमें पंगे वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से की जा सकती हैं। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को तो जैसे ही आप इसके वर्क डन को कैलकुलेट करते हो यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा के 1 माइनस का गामा एंड ब्रैकेट्स में 1 माइनस का गामा ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1 अपान, नीचे लगो तो ये माइनस v के पावर गामा माइनस 1, और ये आ जाएगा v1 से लेकर v2 तक। ठीक है,
के अपान 1 माइनस का गामा, ठीक है, और 1 अपान V2 के पावर गामा माइनस 1 माइनस 1 अपान के पावर गामा माइनस 1, ये आपके पास वर्क डन हो जाएगा। ठीक है। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज है, कांस्टेंट वैल्यूज यहाँ पर दिख रही है आपके पास इस फंक्शन में, जो कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है आपको, इस कांस्टेंट को भी हम लोग चेंज तो कर सकते हैं, क्योंकि पी भी इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है एन आर टी ही तो है। अगर मैं के की जगह पर कुछ पुट करना चाहता हूं कि के की जो वैल्यूज है एन आर टी, तो वहां से अगर देखा जाए, ठीक है, इसके टर्म में बी को भी रिप्लेस करना चाहूं तो रिप्लेस कर सकता हूं यहाँ पर, तो ये वेरिएबल यहाँ पर सिस्टम चेंज हो जाएंगे। तो ये वर्क डन जो आप निकाल रहे हो, इन सब का अपना एक इम्पोर्टेंस है, एक वेरिएशंस है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये, और इसी तरीके से आप इसको यूज़ करोगे। तो आप जब प्रोसेस देख रहे थे, सिस्टम देख रहे थे, वर्क डन देख रहे थे, तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को चलना रहेगा, और यही चीज़ हम देखते हैं। वर्क डन के साथ एक छोटा सा पंगा ये भी आता है, ठीक है, जो वर्क डन आपके पास है, वर्क डन, ये कई बार क्या होता है, ये चीज़ होता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, दो चीज़ें होती हैं, वर्क डन नेगेटिव हो या पॉजिटिव। उसके लिए आप क्या समझ सकते हो, मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम इस तरीके का पिस्टन है, ठीक है, ये आपके पास एक सिस्टम है, और इसके ऊपर हमने मान लिया कि यहाँ पर एक ऊपर से लगा दिया हमने, वर्क कर दिया इस पर, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। पहले मान लीजिए कि ये इनिशियल V1 है, और जब आपने इस पर काम कर दिया, ठीक है, तो ये जो डैश डैश करके आपका सिस्टम आया, वो कुछ यहाँ पर आया, ऑन द सिस्टम पे आपने काम किया है, तो सिस्टम ऑन द है, तो ऊपर से आपने करा, तो इनिशियल वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो E1 V1 इज ग्रेटर देन V2 हो गया। तो जो वर्क डन होगा यहाँ पर, जो डेल्टा चेंज इक्वल टू P और इंटू V1 माइनस V2 होगा, और यहाँ पे आप कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं आप कि V1 इज ग्रेटर देन V2, देन ये आ जाएगा निगेटिव। कब आया, जब आपने इसको कहा ऑन द सिस्टम, ठीक है। यही चीज अगर आपने बात कही यहां पर, ये बात अगर आपने यहां कहा कि भाई एक हमारे पास ये वर्क डन है सिस्टम है बॉडी का, ठीक है, और इनिशियली इसका आपने V1 यहां पर एज्यूम कर रखा, और इस पर आपने काम वर्क डन कर दिया, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये क्या होंगे, डॉटेड लाइन यहां तक आ जाएंगे, ये लाइन यहां तक आ जाएंगी, और ये सिस्टम के अंदर जो आपका फाइनल वॉल्यूम है ये V2 आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, V2 इज ग्रेटर देन V1, V1 इज ग्रेटर देन, यहां पर V1 इज ग्रेटर देन V2, यहां पर V2 इज ग्रेटर देन V1, तो जो आपका वर्क डन आएगा चेंज इक्वल टू P और V2 माइनस का V1, सो दैट यहां पर ये वैल्यू जाएगी पॉजिटिव। कब, जब करेंगे बाय द सिस्टम। तो यहां पर ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। इस सिस्टम के हिसाब से आप देख सकते हो कि वर्क डन आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, इसी पिस्टन के ऊपर लगाओ और यहाँ पे देख लो। अगर आपने ऑन द सिस्टम कर दिया तो वर्क डन रिड्यूस हुआ, वर्क डन इसका नेगेटिव आ जाएगा। अब बाय द सिस्टम आपने कर दिया, एक्सपेंड कर दो तो यहाँ पर सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम जो वर्क डन आपके पास है ये पॉजिटिव और नेगेटिव देखा जाता है दोनों के साथ, ये चीज बहुत हेल्प होती है, ठीक है। अब बात यह आती है कि जो हीट है, जो ये है, उसमें कुछ और भी है आपके पास, तो आप कह सकते हो कि इसमें हमारे पास है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई धीरे धीरे आपको तो जाना ही पड़ेगा। पहले आपने देखा प्रोसेस क्या है, फिर आपने देखा सिस्टम क्या है, फिर आपने देखा हीट क्या है, अभी हीट का सिस्टम स्टार्ट होगा। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या क्या चीजें कैसे स्टार्ट हुई, क्यों चल रही, तो जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात आती है यहाँ पर,
तो सबसे पहला आता है नाम जीरोथ का, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी बात आती है। इसके बाद अगर किसी की आती है तो FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। आप इसको कह सकते हो FLT, इसको आप कह सकते हो ZLT, ठीक है। और इसको आप कह सकते हो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, SLT, ठीक है। SL, ये आपका SLT है। SLT ऐसे ही जब आपके पास आती एक और इक्वेशन, आप कहते हो इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको आप कहते हो TLT, ठीक है। TLT, ये आपके लॉज यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों आया भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आया तो फोर्थ आना चाहिए था ना, जीरोथ क्यों आया? एक्चुअल में इसकी डिस्कवरी थोड़ा लेट हुई है, सेकेंड थर्ड के बाद हुई थी, तो इसलिए कोई नंबर नहीं था। लेकिन ये फंडामेंटल्स थे, ये फंडामेंटल टर्म था जिसको हम लोग जैसे मेजरमेंट की हम बात करते हैं, जैसे आप यहाँ कहते हो कि भाई हमारे पास जो मास होता है, लेंथ है, ठीक है, टाइम है, इस तरीके से टेम्परेचर की बात करते हो, मोल की बात करते हो, एम्पियर की बात करते हो, और कैंडिला की बात करते हो, CD, ठीक है, CD की। इन सब में जो टेम्परेचर था आपके पास, ये टेम्परेचर, ये फंडामेंटल वेरिएबल्स था, और इसकी डिस्कवरी इन दोनों के बाद हुई थी। तो इसलिए इसको जीरोथ लॉ बोल करके उसको ऊपर लाया गया, ताकि पहले इसको स्टडी करिए, देन आप आगे की तरफ जाइए। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भी हमारे पास लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई, और इस लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि कैसे आप उसको यूज़ करोगे, क्या वेरिएबल है, कैसा प्रूफ है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और कैसे हम समझते हैं इस बात को, लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो आप बात कर रहे हैं कि भाई हम हीट के ट्रांसफर को देखना चाहते हैं वर्क के ट्रांसफर के साथ, और आपने इन सब के बारे में स्टडी कर लिया अच्छे से। और ये थर्मोडायनेमिक्स माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, पूरे कप ऑफ कॉफी की बात करेंगे, वो कॉफी के एक एक पार्टिकल की बात नहीं किया जाएगा, पूरे कप ऑफ पार्टिकल, इसकी कितनी स्पेसिफिक हीट है, कितना टेम्परेचर है, कितना हीट निकल रही है, कितना ट्रांसफर है, कितना वर्क डन है, सब पूरे कप ऑफ कॉफी की बात करेंगे, नॉट ए सिंगल पार्टिकल ऑफ द कॉफी। उसमें जो आपके पास मिला हुआ है कॉफ़ी जो आप पी रहे हैं, उसके एक सिंगल पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, पूरे कॉफ़ी की बात करेंगे। इसलिए इसको हम जब स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल बोलते हैं। और जितने भी फार्मूला आप यूज करोगे इस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, सब क्या होंगे, सब इंपैरिकल होते हैं, सारे इंपैरिकल सिस्टम में होते हैं, ताकि वो किसी के प्रूफ नहीं होंगे, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे बस। और हमेशा एक बात याद रखना कि थर्मोडायनेमिक्स में जो नेचुरल पेयर प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर नेचुरल पेयर प्रोडक्ट, ठीक है, जो नेचुरल पेयर प्रोडक्ट है वो क्या है, वो डायमेंशन ऑफ एनर्जी की होती है, P के साथ V रहेगा, S के साथ T रहेंगे, ये एंट्रोपी है यहाँ पर, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। और सब साथ में इसके एनर्जी U, F, G, H जितने भी होंगे, कुछ लोग इसको E भी कहते हैं, कुछ लोग इसको A भी कहते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम ही है इन सब के साथ। और दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी ml² T⁻²। हमेशा जो वेरिएबल है इनके, ये नेचुरल पेयर है, और इन सब का डायमेंशन नेचुरल पेयर प्रोडक्ट के साथ डायमेंशन ऑफ एनर्जी का ही होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्ट है, एक इंट्रिंसिक है और एक एक्सट्रिंसिक वेरिएबल्स होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वेरिएबल के साथ होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप जो बेसिक फंडामेंटल निकाल रहे हैं, वर्क डन निकालना, प्रोसेस को समझना, ग्राफ को प्लॉट करना, उन हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सीक्वेंस में जब आप लॉज को समझने के लिए यहाँ पर आएंगे, तो सबसे पहले आपके पास लॉज कौन सा आना चाहिए, वो आएगा आपके पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके लिए आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए कि जो एडियाबैटिक वॉल है, ये क्या है, एडियाबैटिक एंड इंसुलेटिंग वॉल दैट डज नॉट अलाउ of energy, heat and
एक डायथर्मिक वॉल होगा, द कंडक्टिंग वॉल दैट अलाउ ए फ्लो ऑफ हीट। मतलब अगर आपने इस तरीके का कोई सिस्टम लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपने वॉल बना रखी है, एक यहाँ पे भी वॉल बना रखी है, इसमें आपने अलग अलग टेम्परेचर को T1 को दे रखा है, T2 को दे रखा है, T3 को दे रखा है। ये अगर एडियाबेटिक वॉल है, ये अगर एडियाबेटिक वॉल है, तो यहां से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, हीट का ट्रांसफर नॉट, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन अगर आपने डायाथर्मिक वॉल कर रखा है, ये आपके पास डायाथर्मिक वॉल है यहां पर, ठीक है, तो इस वॉल के अकॉर्डिंगली आप कह दोगे कि यहां से हीट यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, अलाउ है, यहां से यहां से यहां। तो ये दो अलग अलग वॉल की प्रोसेसिंग है जिसमें आप इसको देखोगे, ठीक है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्या है सिस्टम जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का प्रोसेस है। हम जो बात कर रहे थे भी, हम वही चीज यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ZLT की जब हम बात करते हैं यहां पर, इमेजिन टू सिस्टम A एंड B सेपरेटेड बाय एन एडियाबेटिक वॉल। ठीक है, बोर्ड के बच्चों के लिए नोट्स चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा के रखा मैंने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वॉल each is in contact with a third system। अब सिस्टम हो गया आपके पास, सिस्टम वर्ड आया, सिस्टम का मतलब वो बॉडी, एक बॉडी यहां पर, एक बॉडी यहां पर, एक बॉडी यहां, ये तीनों बॉडी आपस में कनेक्टेड है। बॉडी ही सिस्टम है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, जो बॉडी है वही आपके पास सिस्टम है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। इस चीज को जो आप यहां पर देखते हो फिगर में, वाया ए कंडक्टिंग वॉल द स्टेट ऑफ द सिस्टम विल चेंज until both A and B come to thermal equilibrium condition, thermal equilibrium with C. After this is achieved, suppose that a adiabatic wall between A and B is replaced by a conducting wall and C is insulated, ये C आपका insulated है from A and B by an adiabatic wall. It is found that the state of A, B is changed. ठीक है, तो यहां पर जो A है, सिस्टम A एंड B आर सेपरेटेड बाय एन एडियाबेटिक, A एंड B मतलब ये वाला पार्ट आपके पास जो गिवन है, ये पार्ट, ये A और B है, ये एडियाबेटिक है, ठीक है, एडियाबेटिक सेपरेटेड बाय दिस वन। और इसी सिस्टम के अंदर जो आपके पास ये वाला पार्ट है, ये और ये तो एडियाबेटिक है, ये इसमें ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है, कोई भी दिक्कत ट्रांसफर नहीं होने दे रहा, लेकिन ये आपका डायाथर्मिक वॉल है, मतलब यहां से ये हीट इसके अंदर जा सकता है। तो इस कंडीशन में आपके पास जो सिचुएशन आती है वो ये आती है कि जो टेम्परेचर ऑफ TA है एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ T, एंड कुछ टाइम के बाद आप देखा कि टेम्परेचर ऑफ B इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C। तो जो A था वो C के इक्विवेलेंट है, जो C है वो B के इक्विवेलेंट है, इसमें से नहीं जाने दे रहे हैं, इसमें से जाने नहीं दे रहे हैं। देन फाइनली ये देखा गया कि आपके पास TA भी TB के इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि ये एडियाबेटिक वॉल था यहाँ पर और ये क्या बोलते हैं डायाथर्मिक थी, तो यहाँ से ही ट्रांसफर होकर इसके अंदर चला गया। और एक टाइम के बाद ये सिचुएशन मिले कि भाई यहाँ पर TA इक्वल टू TB और इक्वल टू TC हो गया, मीन्स जो चेंज ऑफ टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ZLT। तो एक्चुअल में जो आपका प्रोसेसिंग है, जो सिस्टम है आपके पास, वो यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, कि दो एडियाबेटिक जो इंसुलेटेड वॉल है उससे ये कनेक्टेड बॉडी को अगर आप किसी तीसरे बॉडी से कनेक्ट करते हो और वो डायाथर्मिक वॉल है या कंडक्टिंग फ्लो करता है, तो वो हीट इसके साथ ट्रांसफर होके ये तीनों सेम हो जाएंगे एंड एट द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब जब तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, कब, व्हेन एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये आपके पास क्या होंगे,
टीबी टीसी टीसी तीनों इक्वल हो जाएंगे, और इस केस में जो चेंज इन टेम्परेचर होगा ऑफ ईच ऑफ द बॉडी और सिस्टम विल बी द जीरो. दिस इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यही क्या होते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. कि जब आप तीन अलग अलग बॉडी को हीट ऑफ कांटेक्ट में रखना चाहते हैं, बट एक के बीच में आपने एडियाबेटिक लगा रखी है, इधर भी एडियाबेटिक लगा रखी है, और ऊपर से आपने एक यहाँ से वॉल दे रखा है कनेक्टिविटी वाली, तो वो क्या करें, हीट इसमें से निकल के इसमें गई और इसमें से होके इसमें आ गई. इसका मतलब क्या हुआ? हीट ट्रांसफर हो गया फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. तो जब ए बी सी तीनों कंडीशन में यहाँ पर आ गई, तो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में सबके टेम्परेचर सेम हो गए, और इसी को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट. और इस केस में जो आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो यहां आ गया. देन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड. क्या बोला इन्होंने? कि जब टू सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे विथ ए थर्ड सिस्टम सेपरेटेड आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, सो दैट यहां पर वही बात आपके पास आएगी कि इफ A and B are separately in equilibrium with C, then TA is equal to TC and TB is equal to TC. Same चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. This implies that TA is equal to TB, that is the system A and B are also in thermal equilibrium condition. Then also in thermal equilibrium condition. इस thermal equilibrium condition के लिए तो आपके पास क्या आ गया? डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉल्ड द ZLT. यही आपके पास है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम में, कि आपके पास अगर थ्री सिस्टम्स है, दो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में और दूसरा वाले भी उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में. यही चीज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है. यहाँ पर यही बताया मैंने आपको कि जब ये दो सिस्टम दे रखा है, ये दोनों सिस्टम में अगर किसी कॉन्टेक्ट थर्ड में है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये कंडीशन आपके पास आ गई. तो ये था आपके पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस वन, FLT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले आपके पास थोड़ा सा वर्क का, इंटरनल एनर्जी का, हीट का ये कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, क्योंकि इसी का ये रिलेशन है. डेल्टा Q, डेल्टा U और डेल्टा W, इस तीनों का इंपॉर्टेंट रिलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो ये चीज आपको आना चाहिए. अगर आपको ये तीनों रिलेशंस आते हैं तभी आप उसको आगे यूज कर सकते हो, ठीक है. तभी आप इसको यूज कर सकते हो. तो यहां पर जो हीट है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, एंड वर्क क्या है. तो आप मान लीजिए कि आपके पास बोतल में एक वाटर रख लिया आपने, या कुछ रख लिया, कॉफी रख लिया, कुछ भी रख लिया आपने. यहाँ पर जब आपने अपना टेम्परेचर कुछ दिया भी नहीं है, उस टाइम इन पार्टिकल के बीच में जो एनर्जी काम कर रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर मोशन आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं उस सिस्टम पे, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है. और वर्क मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वर्क क्या है, डेल्टा W इज इक्वल टू P एंड V2 माइनस का V1, ये आपको बता दिया मैंने. इंटरनल एनर्जी को मैं U से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं और E से भी, जिससे आपको, और हीट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा Q से. ये तीन वेरिएबल आपके पास आ जाएंगे. हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द वन एट लोअर टेम्परेचर. द फ्लोज स्टॉप व्हेन द टेम्परेचर इक्वलाइज द टू बॉडीज आर देन इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन. बिल्कुल साफ साफ बात कही जा रही है भाई कि आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, दूसरी बॉडी यहाँ पर है. इस दोनों को अगर आपने थर्मली कांटेक्ट में रखा हुआ है तो हीट Q1 से Q2 में ट्रांसफर होगी. और कब तक? जब तक इसका T1 इक्वल टू T2, अगर दोनों सेम हो जाए T1 T2, तो इस कंडीशन में यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, तो वहाँ पर हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा. किसी भी चीज को आप देखो, आपका हाथ ठंडा है, आपने किसी गर्म चीज को पकड़ने की कोशिश करी तो हीट आपके बॉडी में ट्रांसफर होने लग जाएगी, उसकी वजह से आपका हाथ भी जल जाता है. डिपेंड करता है कि बहुत सारे स्किन सिस्टम पे प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाती है, उस चीज को आप इस चीज को समझते हो. तो इससे रिलेटेड जो आपके पास पहला स्टेटमेंट यहां पर आएगा कि एवरी बल्क सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. बट हम इस मॉलिक्यूल पे बात नहीं कर रहे, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे.
ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी इज सिंपली द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जब आपने टेम्परेचर नहीं दिया, उस लेवल पर जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। एज ए होल इज relevant the internal energy of thus the sum of molecular kinetic energy and potential energy in the frame of reference। ठीक है, center of mass it's include only the disorderness। ठीक है, डिसऑर्डरनेस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये आगे भी चल के एंट्रोपी के पार्ट में मूव कर जाएगा। एनर्जी एसोसिएटेड विथ द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। ए गैस in a given state has a certain amount of heat is and meaningless as the statement that gas is given state has a certain amount of work। किसी भी सिस्टम के अंदर जब तक आपके पास कोई वर्क डन ना हो तो उसकी जो एनर्जी है उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब आपका कोई सिस्टम वर्क करता है तो वही एनर्जी उसके लिए यूजफुल होगी, क्योंकि बिना वर्क के हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है ना, तो ट्रांसफर ऑफ हीट के साथ में दो कंडीशन होगी। जब आप कोई चीज को हीट करते हैं, किसी भी चीज को आप हीट दोगे तो दो काम होगा। एक तो पहले इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, सिस्टम को चेंज करेगा, एंड देन वर्क होगा। डायरेक्ट वर्क नहीं होगा। डायरेक्ट वर्क होता है तो आए बिना हीट दिए ही जो कुछ हो रहा है वो आपका वर्क यूजफुल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूलर लेवल पर रैंडमनेस कुछ है अपनी छोटी सी एनर्जी, उसका कोई यूजफुल ज्यादा नहीं है। इंटरनल एनर्जी उसको बोलते थे। बिफोर द गिवन सम कंटेंट इज देयर, आप ये देख लेते हो कि कितनी एनर्जी उसके पास दिया हुआ है। ठीक है ना, जो एनर्जी आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर ये चीज आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। अब आती है बात, ए गैस इन ए गिवन स्टेट हैज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इज ए परफेक्टली मीनिंगफुल स्टेटमेंट। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम और a certain amount of work was done by the system are perfectly। तो यही वाली बात कि जब आप कोई हीट किसी सिस्टम को प्रोवाइड करोगे, जब वो कुछ काम करेगा तब तो उसकी मीनिंग है। अगर आपने सिर्फ मीनिंगलेस है वहां पर, इसका मतलब है कि जो हीट आपने प्रोवाइड किया उसका कोई वर्क डन नहीं है। क्लियर? नाउ हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स आर नॉट स्टेट वेरिएबल। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से रखना, not a state variable, okay, they are modes of energy transfer। मतलब चेंज पे ही बात करना आपको, एक्चुअल में इसकी कोई वैल्यूज इस तरीके से नहीं देखना आपको कि आप क्यू को ऐसे मत देखना। ठीक है, इस तरीके से आप हमेशा चेंज के साथ देखना। ये मोड है, ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ एनर्जी। इसी द मोड मतलब एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का, हीट को वर्क में, वर्क को हीट में। ठीक है ना, resulting in change in its internal energy which is a state variable। जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो आपका एक स्टेट वेरिएबल है, जबकि जो आपके पास हीट और वर्क है वो इंटरनल एनर्जी का पार्ट नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस सिस्टम को देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इस सिस्टम को देख सकते हो और इसी के हिसाब से ही आपकी जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो इस दोनों के साथ जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, सो दैट इसकी हेल्प से अभी तक आपने जो भी पार्ट्स में यहां पर देखा आपने कि कितने प्रोसेसिंग है, कितने सिस्टम्स आए, तो उसके हिसाब से आपको देखना और यहां से हम लोग इसको यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने जेडएलटी सीखा, जीरो लैब थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां का जो एप्लीकेशन, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कहां यूज कर सकते हैं उसको, तो होता क्या है एक्चुअल में कि जब आप जीरो लैब थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे इस सिस्टम के अंदर, यहां पर इस सिस्टम के, तो इसका कहीं यूज भी होता है? क्यों नहीं यूज हो सकता है? अगर आपने कोई एक ऐसा नॉर्मल मटेरियल लीजिए और इसमें फिल कर दो यहां पर, और इस रूम जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर तक ये आ जाए, अपना थर्मल एक्सपेंशन दे देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये बढ़ता जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो इसका स्केलिंग की जाती है वो होगा, प्लस जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो स्केल बढ़ता जाता है।
तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर सिस्टम के साथ वो मटेरियल जो उसमें रखा हुआ है वो अपना टेम्परेचर रिटेन कर लेता है। उसके बाद जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे वो बढ़ता चला जाएगा, घटाते जाओगे तो घटता जाएगा। तो उसका वेरिएशन जो टेम्परेचर का ट्रांसफर ऑफ हीट की वजह से जो ये वेरिएशन है उसी से तो आप थर्मोमीटर यूज करते हो। थर्मामीटर सारे उसी प्रोसेस पे काम करते हैं और सब के सब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके ही थर्मोमीटर को बनाया गया था। ठीक है, और उसी प्रोसेस पे ये काम करता है। ठीक है ना। तो ये सिस्टम हमारे पास आ गया कि हीट क्या थे, वर्क क्या थे, आपने ये सब कुछ को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो आज के इस सेशन में आपने यहीं तक देखा कि सिस्टम क्या है भाई। ठीक है, आपने ये देख लिया कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, आपने फिर वर्क देख लिया, फिर आपने हीट देख लिया, आपने फिर इंटरनल एनर्जी देख लिया, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो हीट का आपके पास डेल्टा क्यू रहेगा, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू रहेगी आपके पास, वर्क आपके पास डेल्टा डब्ल्यू होगा जो कि पी डीवी था और आपने अलग अलग सिस्टम के लिए निकाला है। और प्रोसेस में आपके पास क्या था, टी कॉन्स्टेंट, पी कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऐसे था आपके पास, टी कॉन्स्टेंट था आइसोथर्मल और वी कॉन्स्टेंट, पी कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड क्यू कॉन्स्टेंट। तो ये सब चीज को आपने देख लिया। ठीक है, और सिस्टम में आपके पास क्या था, एक था आपके पास ओपन, ये था आपके पास क्लोज्ड और ये था आपके पास आइसोलेटेड। ठीक है, ये प्रोसेस था। तो आपने सिस्टम को देख लिया, ये सब देख लिया आपने, सब कुछ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लिया आपने। और इन सब के साथ जितने भी आपके पास प्रोसेस थे, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की मैं बात करता हूं यहां पर, ये पार्ट, ये जो वर्क डन आपके पास है एडियाबैटिक प्रोसेस का ये सिस्टम, ये और ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको चाहे तो इंपॉर्टेंट लिख लेना कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस दोनों प्रोसेसिंग के साथ आप इस दोनों का वर्क डन देख लेना। ओके, तो आज के सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, और उसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और उस पर कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। थैंक यू सो मच।